अब हाजिर है आपकी सेहत से जुड़ा ख़ास प्रोग्राम द हेल्थ टॉक विद डॉक्टर सुहेल खान। आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर सुहेल खान ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों की बात कर रहे हैं और उनकी तकलीफ़ों से निजात के तरीके समझा रहे हैं। नाज़रीन आदाब, मैं साइज़ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक विद डॉक्टर सुहेल खान। डॉक्टर सुहेल खान से आपके जो सवाल जवाब हैं हम मुसलसल उनके जवाब हासिल कर रहे हैं और इस बार आपके जो बहुत सारे हमें ईमेल या व्हाट्सएप हासिल हुए हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। तो अब वो प्रॉब्लम्स किस तरह की है और क्यों है, इसका सही जवाब हम आपके जो जितने भी सवालात हैं उसका जवाब डॉक्टर सुहेल से हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुहेल, आपका इस्तकबाल है हमारे पास, हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर से। और मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम की मकबूलियत इस कदर बढ़ गई है कि मेल्स जो हैं वो हर बीमारी को लेके, हड्डियों से जुड़ी हर बीमारी को लेके हमारे पास मेल्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें लोग आगाह कर रहे हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली में है क्या, और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल सा नाम है, उसको आसान अल्फाजों में हमारे नाज़रीन को बताने की कोशिश कीजिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन बीमारी है। 45-50 इयर्स के बाद जिनकी उम्र 50-55 साल की होती है उनमें कोई ना कोई जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता ही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब उम्र के हिसाब से जो जॉइंट्स खराब होते हैं उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। बहुत सारे बार इसका कन्फ्यूजन रहता है कॉमन आर्थराइटिस के साथ। कॉमन आर्थराइटिस जो होता है वो यंग लोगों में होता है, 20-30 साल के उम्र के पेशेंट्स में होता है और वो सभी जॉइंट्स में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हर जॉइंट में नहीं होता है। सबसे जो कॉमन जॉइंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के रहते हैं वो है घुटना, शोल्डर और हाथ के जॉइंट्स। जैसे अपने बाल सफ़ेद होते हैं उम्र के बाद, वैसे ही जॉइंट्स का जो अंदर का हिस्सा रहता है, उनका जो कार्टिलेज रहता है, जो गादी रहती है ना, वो घिसना शुरू होती है। इस घिसने को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा, तो ये किस एज में एक्चुअली में बहुत सारे जो फीमेल्स हैं उनके हमें जो मेल्स मिले हुए हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और पेन होना, मूवमेंट कम होना, दर्द होना, तो क्या है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम्स होती हैं? जनरली फीमेल्स में ये 45 एज के बाद होना शुरू होता है। जैसे ही मेनोपॉज आ जाता है तब फीमेल्स के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसके बाद उनके जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है और उनके जो नॉर्मल काम करने के तरीके हैं जिसमें उनको बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कंधों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो जॉइंट्स जो है वो घिसना शुरू हो जाते हैं। उसका जो कार्टिलेज है, उसकी जो गादी है, वो जैसे जैसे ख़राब होती है तो फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने में आता है। मेल्स में भी दिखता है बट लेट एज में दिखता है, जैसे कि 60, 65, 70 साल की उम्र हो गई फिर लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखना शुरू होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली जो कॉमनली हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं वो घुटने का ही ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। अच्छा, घुटने में ही होता है? अच्छा, जो सबसे कॉमन है, यानी 90% लोगों को घुटने का ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओके ओके। अच्छा, ये जो गठिया लोग बोलते हैं वो उससे मिलती जुलती बीमारी है या इससे कुछ डिफरेंट है इसमें? नहीं, गठिया से काफ़ी अलग बीमारी है। गठिया जो होती है वो कॉमनली यंग एज में होता है और गठिया में लोगों में सुबह सुबह ज़्यादा दर्द होता है, यानी सब जॉइंट्स में दर्द होता है, हाथ की उंगलियों में दर्द होता है, शोल्डर में, एल्बो में, घुटने में, पैर के जॉइंट्स में, और सुबह में ज़्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो दर्द है ये सुबह ज़्यादा नहीं होता है। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो दर्द है ये शाम में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे लोग काम करके आते हैं ना, तो काम करने की वजह से होने वाला दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, और रेस्ट करके होने वाला दर्द जो है, अगर रेस्ट करने के बाद हो रहा है तो उसको गठिया बोलते हैं। अच्छा, और ये रेस्ट के बाद कम हो जाता है और काम करने के बाद बढ़ जाता है। तो ये मतलब खैर जब फीमेल्स के बारे में आपने बताया कि उनको जब उनके मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स होती हैं, मेल्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, उनका क्या रीज़न है, क्या कॉज है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं? मेल्स में 55 और 60 के बाद आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने की मिल रही है, क्योंकि जो हड्डियां हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत उतनी जैसे पहले थी उतनी अच्छी नहीं रह गई है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐड होना शुरू हुआ है, यानी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना शुरू हुई है। तो जॉइंट्स के ऊपर का जो प्रेशर है, जो हड्डियां लेती थी पहले बहुत आसानी से, जब भी हम नीचे बैठ के उठते थे तो घुटने में दर्द नहीं होता था, बट आज आप देखेंगे तो 30, 40, 50 साल के उम्र में भी लोग सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाते हैं तो भी घुटने में दर्द होना शुरू होता है। क्यों?
क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है और हड्डियाँ जितनी कमज़ोर होगी गादी पे उतना प्रेशर आएगा, गादी उतना ज़्यादा घिसेगी और जॉइंट्स उतने ज़्यादा खराब होंगे। इस तरीके से जो जॉइंट्स खराब हो रहे उसकी बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऐसा किस तरह डिफाइन कर पाएंगे कि ये गठिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है? क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमन लोगों को होती है, दर्द हुआ ये हुआ तो उसको वो उसी तरह ट्रीट करते हैं और वही समझ पाते हैं। डायग्नोज का क्या इसका प्रोसेस है ये बताइए। सबसे जो पहला चीज़ किया जाता है वो है एक्सरे। Yes. जैसे ही आप एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में आपको दिख जाएगा कि जॉइंट खराब है या नहीं है। अगर जॉइंट खराब है, नॉर्मल नहीं है, जहाँ पे जो जॉइंट का जो स्पेसिंग जितना रहना चाहिए अगर उतना नहीं दिख रहा है, कम हो गया है स्पेस, तो ये डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ओके। अगर पेशेंट्स को फिर भी तकलीफ है और जानना ही है कि ये गठिया नहीं है तो गठिया के लिए कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं, स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट आते हैं जो कि अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो सारे टेस्ट जो है वो नॉर्मल आ जाएंगे। ओके। अगर ये कोई भी गठिया है तो उसमें से कोई टेस्ट ऐसे रहेंगे जो 100% पॉजिटिव आना है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पॉजिटिव नहीं आएंगे। यानी ब्लड टेस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस में निगेटिव आएगा और एक्सरे में ऑस्टियोआर्थराइटिस में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। गठिया में उल्टा है, गठिया में एक्सरे में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे बट ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एक कॉमन सी प्रॉब्लम वही हड्डियों के कमज़ोर होने की है, जो मेरे ख्याल से विटामिन डी फीमेल्स को ज़्यादा आजकल वो धूप में नहीं मिल पा रही है। तो क्या इस तरह के प्रिकॉशंस, किस तरह के प्रिकॉशंस लिया जाए जो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आ पाए और क्या करना चाहिए? लोगों को पहले तो घर के बाहर निकलना चाहिए। जितना आप घर के बाहर निकलेंगे, धूप में जाएंगे, विटामिन डी मिलेगा। धूप में से ही विटामिन डी मिलता है, कोई खाने की चीज़ में विटामिन डी नहीं रहता है। आजकल लोग सप्लीमेंट्स में विटामिन डी के टैबलेट्स लेते हैं बट वो भी ज़िंदगी भर नहीं ले पाते। तो जितना आप धूप में निकलेंगे उतना विटामिन डी आपको मिलते जाएगा। खाने में भी आपने ये कोशिश करना चाहिए, भले आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, ड्राई फ्रूट्स का इंटेक रखिए, दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियंस है उन्होंने जितना वो हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार अगर नॉन वेज खाते हैं तो उतने में कैल्शियम मिल जाता है। सिर्फ कैल्शियम मिलने से हड्डियाँ अच्छी नहीं रहती है। अच्छा। उसके लिए उनको एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि वो जो कैल्शियम है वो मसल्स तक और बोन्स तक पहुँचे, और विटामिन डी भी मिलना चाहिए जो कि धूप से मिलता है। तो ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा तभी हड्डी में ताकत और जान रहेगी। तो जैसे कॉमन सी एक सोच है, एक मिथ या मेरे ख्याल से फैक्ट भी होगा कि अर्थराइटिस जो है वो ना जाने वाली बीमारी है, वो कंटिन्यू रहती है। तो क्या ये भी बीमारी वैसे ही कुछ है या इससे थोड़ा मुख्तलिफ है? ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बिल्कुल ही नहीं जाता है। यानी आप अगर देखेंगे कोई पेशेंट आ गया मेरे पास, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में पेन हो रहा है, मैंने एक्सरे किया, 45-50 का एज है और घुटने में हमको दिख रहा है कि गैप जो है वो कम हो गया। तो अगर पेशेंट्स कई बार पूछते कि सर आप मुझे अभी मेडिसिन दे रहे, आप मुझे कैल्शियम दे रहे, विटामिन दे रहे, तो गैप सही हो जाएगा क्या? तो ऐसा कभी नहीं होता है। इनफैक्ट गैप और खराब हो सकता है। और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो घुटना या कोई भी जॉइंट नहीं खराब होने के लिए, घुटने को अच्छा करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। अगर वैसा कोई ट्रीटमेंट रहता तो लोग घुटने ही नहीं बदलते। यानी जो नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं या जो सर्जरीज करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में, इसीलिए करते हैं कि कोई भी मेडिसिन आपके जॉइंट को अच्छा नहीं कर सकती। खराब होने से बचने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, बट अच्छा करने के लिए आज तक कोई मेडिसिन नहीं। तो ये क्या करती है बोन के साथ, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्या करती है? क्या खराब करती रहती है या वहीं पे रोक देती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस से जॉइंट्स जो है उसके अंदर का पहले तो कार्टिलेज घिसता है। कार्टिलेज पूरी तरीके से घिसने के बाद हड्डी घिसना शुरू हो जाती है। हड्डी भी घिसने के बाद अलग अलग जगह पे जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे एक्स्ट्रा हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है। जॉइंट्स लूज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पेशेंट्स बोलते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमको ऐसा अनस्टेबल लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि कभी भी गिर जाएंगे। यानी जितना ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ते जाता है उतना उनको चलने में और डिफिकल्टी होती है। सिर्फ घुटने में ही हम बात कर रहे हैं, घुटने में ही इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। शोल्डर में भी एक जॉइंट रहता है जो हमारा कॉलर बोन है, कॉलर बोन और शोल्डर के बीच का जो जॉइंट है उसको AC जॉइंट बोलते हैं, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। घुटनों के अलावा हाथ का जो जॉइंट है, जो हम रिस्ट के आगे, ये जो मेन अपना अंगूठा रहता है, अंगूठा के जो नीचे का जॉइंट है, इसमें भी बहुत ही कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ऐसे अलग अलग जॉइंट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बट डेफिनेटली ये एक उम्र के बाद ही होगा। ऐसे नहीं कि आपको 20 साल 25 साल में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा।
तो ये जो बीमारी है वो मेरे ख्याल से एक्सर्शन से ज़्यादा आ रही है या मेहनत करने से हो रही है या काम क्या, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि उसका टेस्ट जो निगेटिव आता है, तो ये बीमारी एक्चुअली में आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं आप लोग, क्यों, क्या है ये? बीमारी शुरू होती है 20, 25, 30 साल की उम्र में, पर दिखना शुरू होती है 40, 45, 50 की उम्र में। यानी हर आदमी जो हर काम कर रहा है, जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे, हम नीचे बैठ के उठ रहे, तो घुटने पे एक अलग किस्म का लोड आता है, अलग किस्म का प्रेशर आता है। तो ये 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है। मान लो किसी का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, किसी का इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, और 25 से 30 साल के बीच में वो खेल कूद नहीं कर रहे, घर के अंदर ही रह रहे, तो जल्दी भी लोगों के घुटने और जॉइंट्स खराब होते हैं, क्योंकि उनका जो लोड लेने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। बट अगर सब ठीक है और फिर भी एक उम्र में, जैसे 65 हो गया, 70, 75 की उम्र में हर आदमी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी होनी ही होनी है। अच्छा। क्योंकि ये उम्र के हिसाब से होना है, ये कोई बीमारी है ही नहीं। ओके। जैसे अभी आप बाल सफेद होने को बीमारी तो नहीं बोल सकते, डेफिनेटली। वैसे ही घुटने जो है ये नेचुरली खराब होने वाले। बट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा उम्र के बाद खराब हो, यानी हमारे जो जॉइंट्स है ये ज्यादा से ज्यादा दिनों तक अच्छी तरीके से रहे। अगर वो जल्दी हो रहे तो फिर डेफिनेटली इसको बीमारी बोल सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन नाज़रीन के लिए भी है कि ये बीमारी नहीं है, ये उम्र के साथ होती है, लेकिन कुछ यंग लोगों को भी जो होती है उसके लिए ज़रूरी है, जो डॉक्टर साहब ने प्रिकॉशंस बताए हैं, जो तरीके बताए हैं ज़िंदगी जीने के, वो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ठीक, ये प्रॉब्लम्स तो हो गई, यंग एज में हो गई, तो उससे किस तरह डायग्नोस, किस तरह ठीक कर पाते हैं आप लोग? सर्जरी लाजमी है या फिर मेडिसिन से भी ये ठीक हो सकती है? सबसे पहले तो प्रिकॉशंस रहते हैं। हमको ये पहचानना चाहिए कि कौन से जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। सबसे कॉमनली जो इन्वॉल्व जॉइंट है वो है घुटना। 90% लोगों को घुटने में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो पेशेंट्स को ये पता रहना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए सबसे पहला है कि वो घुटने को घिसने ही मत दो। ओके। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अभी प्रिवेंट कैसे करें? घुटना कौन सी चीज़ों से घिसता है? नीचे बैठ के उठने से। जब भी आप नीचे बैठते हैं, ज़मीन पे जब आप बैठ के उठते हैं, तो घुटने के ऊपर आपके वजन के 8 गुना ज़्यादा प्रेशर आता है। यानी आपका वजन अगर 60 किलो है, तो मान लो घुटने पे 500 किलो वजन आ रहा है, तो वो घुटना जिस पे 500 किलो, अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, तो घुटना घिसेगा ही। दूसरा चीज़ है जो टॉयलेट्स यूज़ किए जाते हैं, वो इंडियन टॉयलेट्स जो यूज़ करते हैं, उनमें देखा गया है कि घुटना घिसने की बीमारी यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा हो रहा है, जो कि जो इंग्लिश टॉयलेट्स यूज़ करते हैं उनमें कम हो जाता है। बहुत से बार जो शोल्डर के जो प्लेयर्स रहते हैं, जो बार बार थ्रो करते हैं, जो बार बार शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, उनके शोल्डर के जो जॉइंट्स है उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओके। और आजकल जो ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिसमें थंब का यूज, ये एक्चुअली एक्सर्शनल इंजुरी है। एक्सर्शन यानी जितना आप ज्यादा यूज करेंगे उतना वो जॉइंट ज्यादा घिसते जाएगा। ओके। तो जो मोबाइल यूज कर रहे हैं और जिसमें थंब का ज्यादा यूज हो रहा है, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनमें फिंगर्स का ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो जॉइंट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है। तो मतलब फिंगर्स में भी होता है, हो सकता है? यस। ओके। तो मेरे ख्याल से ये इसका जो ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया कि सर्जरी कब किस सूरत हाल में लाजमी होती है? सबसे पहले हो गया प्रिवेंशन। अभी अगर पेशेंट को पेन है और पेशेंट पेन से राहत के लिए हम मेडिसिन देते हैं, बट अगर मेडिसिन से भी फर्क नहीं आता है तो इसमें भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं। Okay. अलग अलग किस्म के इंजेक्शन है। एक सिर्फ पेन कम करने का इंजेक्शन आता है, एक उसके अंदर जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीस कम हो गया तो ऑयल जो कम हो गया बोलते हैं जॉइंट में, वो ऑयल अंदर डालने के लिए एक हाइलुरोनिक एसिड का एक इंजेक्शन आता है। ऐसे भी इंजेक्शंस है जो शोल्डर जॉइंट में भी दिए जाते हैं, नी जॉइंट में भी दिए जाते हैं और बहुत इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव यानी उनमें जो असर रहता है अराउंड 6 महीने से साल भर तक पेन हम जॉइंट्स में कम रख सकते हैं ये इंजेक्शंस। टैबलेट्स आप देखेंगे तो सिर्फ 12 घंटे काम करते हैं, सुबह की टैबलेट शाम तक काम नहीं करती है। तो जो पेशेंट्स को बार बार टैबलेट्स लेना पड़ रहा है, ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली इंजेक्शन ट्राई किया है। अगर इंजेक्शंस लेने के बाद भी पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि चलने में इनस्टेबिलिटी है कि जॉइंट हिल रहा है, तब फिर इंजेक्शन काम नहीं करे। फिर ऐसे पेशेंट्स में हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज या और भी कई सर्जरीज आते हैं, ये सर्जरीज करना कंपलसरी हो जाता है। अच्छा, इंजेक्शन का बेसिकली काम क्या होता है? चीज़ को ठीक करना होता है या सिर्फ दर्द को कम करना होता है? कुछ इंजेक्शंस जो है वो सिर्फ दर्द कम करते हैं,
दर्द माने अंदर का जो इन्फ्लेमेशन रहता है, अंदर की जो सूजन रहती है, वो सूजन अगर कम हो गई तो पेशेंट का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कुछ इंजेक्शंस जो ऐसे रहते हैं जो अंदर हम ऑयल यानी अंदर का जो लिक्विड कम हो गया रहता है वो हम डाल सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक इंजेक्शन है यंग एज में अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, जैसे कि 25 उम्र 30 की उम्र में अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है तो डेफिनेटली ये इंजेक्शंस का बहुत यूज है। ये इंजेक्शंस तभी काम करते हैं जब जॉइंट का एक्सरे नॉर्मल है और बट फिर भी पेशेंट को पेन हो रहा है और डॉक्टर ने उनको एज एन ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज कर चुके हैं एमआरआई के बेसिस पे या सिटी स्कैन के बेसिस पे। यंग पेशेंट्स में ये इंजेक्शन ज़्यादा यूजफुल है। ओल्ड एज में हम अगर ऑयल का इंजेक्शंस भी डालते हैं तो ज़्यादा यूज नहीं रहता है। ऐसे पेशेंट्स में हम पेन कम करने का इंजेक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, इससे पेन कम करने के लिए इंजेक्शन मेरे ख्याल से यूज़ होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे जो ख़वातीन या मेल भी हैं जो बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि लोग गाँव में लोग खाना ख़वातीन जो है वो चूल्हे पर बनाती हैं, बैठे रहती हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठ के ही काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं बैठ के, तो उनको कितने चांसेस हैं इस तरह की बीमारी होने के? इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बैठ के काम करने वालों में ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, मान लो कमर की बीमारी है, गर्दन का बीमारी है, तो वो बैठ के काम करने वालों में और पोस्चर की वजह से ज़्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पोस्चर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सर्शन के साथ रिलेशन है। यानी जो बहुत भागते हैं, जो रनर्स है, उनके घुटने के ऊपर काफ़ी दिनों तक प्रेशर आते रहता है, उनमें आप देखेंगे कि ये स्पोर्ट्स पर्सन में जल्दी घुटने खराब होते हैं। जहाँ यूज़ ज़्यादा है, जहाँ यूज़ ज़्यादा है ना, वहाँ पे ज़्यादा खराब होने के चांसेस है। अच्छा, ये सर्जरी को लेके कॉम्प्लिकेशन हमेशा रहते हैं व्यूवर्स में कि ये कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, या बजट वाइज भी बहुत सारे सवालात होते हैं, कितनी सस्ती है, कितनी महंगी है। ये उस पर ज़रा हमारे व्यूवर्स को उनका कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो आखिरी ट्रीटमेंट है सब यूज़ करके हो गया, इंजेक्शंस भी लगवा लिए, मेडिसिन भी ले लिए और फिर भी चलने में तकलीफ है, पेन है, मेडिसिन लेने के बाद भी पेन नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट है। आजकल आप देखेंगे तो नी रिप्लेसमेंट्स जो हो रहे हैं वो इतने एडवांस हो चुके हैं, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो इतना अच्छा यूज़ हो रहा है कि 99% सक्सेस रेट है, जो कि बाकी कोई भी सर्जरीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1% जो फेलियर आता है वो भी इन्फेक्शन की वजह से आता है, जो काफ़ी डायबिटीज़ के पेशेंट्स रहते हैं या जिनका इम्यूनिटी लो रहता है, ऐसे पेशेंट्स में हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। बट नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी पेशेंट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद 15, 20, 25 साल तक भी बहुत ही कंफर्टेबली चलते हैं, बहुत आसानी से चलते हैं। जो उनको जो इंस्टेबिलिटी थी वो भी दूर हो जाती है और चलने में बहुत आसानी हो जाती है। डेफिनेटली आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कुछ प्रिकॉशंस लेने रहते हैं, जैसे कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप स्क्वाटिंग पोजीशन में या चौकड़ी मार के, जिसको हम मांडी डाल के बैठना बोलते हैं, वो सब पोजीशंस नहीं ले सकते। बट ऐसा नहीं कि वो अलाउड नहीं है वो पोजीशन लेना, अगर चाहे तो वो पेशेंट वो कर सकता है। बट हम एज अ डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि अगर हमको लॉन्गेविटी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक हमको हमारा जॉइंट्स अच्छा रखना है, तो फिर वो पोजीशंस में ना बैठे, आप कुर्सी पे ही बैठे, आप प्रिकॉशंस ले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो जॉइंट चलता है। फिर में एक मिथ और ये खौफ जो है व्यूवर्स में या पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है कि डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब भी किया है कि सर्जरी होनी है, लेकिन वो बेचारे डर रहे हैं, खौफ ज़्यादा है। तो ऐसे जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं या हैं, उनको आसान तरीका क्या है कि वो अपनी बीमारी से भी निजात हासिल कर लें और सर्जरी भी ना करना पड़े? ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको सर्जरी की एक्चुअल में ज़रूरत है, बट उनको डर इतना रहता है कि नहीं, अगर सर्जरी करेंगे तो हम बैठ ही जाएंगे। तो पहले तो हम काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको हम वीडियोस दिखाते हैं अलग पेशेंट्स के जो पहले से जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जिनका पहले से जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है, ऐसे वीडियोस दिखाते हैं। इतना दिखाने के बावजूद भी अगर कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं हम सर्जरी करेंगे ही नहीं, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट्स है। जैसा कि हर साल हम घुटने में या जॉइंट्स में इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंजेक्शन का असर 6 महीने से 1 साल तक रहता है, तो इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। और उनका जॉइंट जो अनस्टेबल हो गया रहता है, उसके लिए अलग अलग किस्म के बेल्ट्स आते हैं और अलग अलग किस्म के ब्रेसेस आते हैं, तो वो बेल्ट्स लगवा के हम पेशेंट को चलवा सकते हैं। बट इतना सब करने के बावजूद भी वो नॉर्मल लाइफ तक उनको लेके जाना मुश्किल है, बट उनका पेन रिलीफ करना डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं मेरे पेशेंट्स को ये बताऊंगा कि पहले तो डरिए मत,
अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ऑपरेशन करवाना चाहिए। हमको रोड क्रॉस करना रहता है और रोड पे कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी गाड़ियां जा रही हो, फिर भी हम वो रोड क्रॉस करते हैं। ये नहीं सोचते कि कभी अगर हम जा रहे रोड क्रॉस कर रहे तो कोई गाड़ी उड़ा देगी। 1% चांस डेफिनेटली रहता है कि हमको गाड़ी से उड़ा सकते हैं, बट फिर भी हमको उस ओर तक पहुंचना रहता है। तो मेरे पेशेंट्स को भी मैं यही बताता हूँ कि आपको अगर बेहतर जिंदगी चाहिए और आपको चलना है, आपको कहीं जाना है, आपके रिलेटिव्स के पास जाना है और आपको जॉइंट का पेन भी नहीं चाहिए, तो 1% रिस्क जो हम रास्ता क्रॉस करते समय लेते हैं, वही 1% रिस्क ये सर्जरी में भी है। वो 1% रिस्क लेके अगर आप चलते और आप ये सोच के चलते कि नहीं हम वो 99% में से जो अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छे हो सकते हैं। तो आप इस बीमारी से भी ना डरिए, ये सर्जरी से भी ना डरिए, और आप बेखौफ होके अच्छे डॉक्टर, आपको जो ट्रस्टेड डॉक्टर है उनके पास जाइए और ये सर्जरी करवाइए। मेरे ख्याल से नाजरीन को समझ में आया होगा कि सर्जरी ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप जोखम लाइफ में नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए लाइफ में बगैर जोखम के, बगैर कोशिशों से आप कुछ भी हासिल नहीं होता। अब सवाल ये भी उठता है कि इसका रेट, सक्सेस रेट क्या है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस या कुछ प्रॉब्लम्स, डर जो खौफ पेशेंट्स में बना हुआ है वो सिर्फ ये लेके बना हुआ है कि ये कितना मतलब सही है और सक्सेस कितना परसेंटेज। उसके अलावा एक सवाल उनके जहन में ये भी आता है, क्या सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी, क्या वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है? ये भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो मैं पहले आंसर करूँगा जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी खत्म हो जाती है जैसे ही आप सर्जरी करते हैं, तो आपका पूरा जॉइंट ही चेंज हो जाता है। जब जॉइंट ही आपका जो खराब था वो जॉइंट ही निकाल दिए, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस 100% ट्रीट हो जाता है। सक्सेस रेट जैसे मैंने बताया कि पहले के जो नी रिप्लेसमेंट्स होते थे 2000 साल के पहले, यानी 90s के जो नी रिप्लेसमेंट्स थे, उनका फेलियर रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी 5 to 10% फेलियर रेट था। इसलिए भी था क्योंकि टेक्निक्स जो थे वो नए थे, सेकेंडली जो मटेरियल यूज़ कर रहे थे वो भी नया था, और उस टाइम तक इतना रिसर्च नहीं हुआ था। बट आज आप देखेंगे 2000 के बाद या 2010 के बाद जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 99 से लेके 100% आप बोल सकते हैं कि सक्सेस रेट है। 1% जो भी फेलियर हो रहा है वो इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है, या तो सही गाइडलाइन नहीं फॉलो करने की वजह से हो रहा है। वरना आप कोई भी पेशेंट देखेंगे कि जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उनका पेन तो 100 से लेके 10% तक आ जाता है, 90% पेन कम हो जाता है, और चलने का जो तरीका रहता है वो तो 100% सही हो जाता है। ओके। तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। हाँ, मेरे ख्याल से नाजरीन, एक हेल्दी समाज के लिए और हेल्दी ज़िंदगी के लिए प्रिकॉशंस और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से डॉक्टर सुहैल ने उन सारी चीज़ों पर रोशनी डाली है जिससे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे, सवालों का जवाब मिल चुका होगा, और हम अब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा वक्त भी अब जाने का हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें, लेकिन उसके लिए आप हमसे रब्ता कायम कीजिए। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमें अपने मेल के ज़रिए हमारे मेल के ज़रिए उसको आप भेजते रहिए, और व्हाट्सअप भी करके आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें आगाह कर सकते हैं, और आपके सवालों के साथ हम डॉक्टर सुहैल से उसका जवाब हासिल करेंगे और आपकी ज़िंदगी की परेशानियां दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है healthtalk@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर है 9225545355 पे, और डॉक्टर सुहैल से भी आप सीधा रब्ता कायम कर सकते हैं उनके नंबर पर 7798793456 पे। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।